हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं, यानी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपकी जो फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने मुख्य सेविका का फॉर्म अप्लाई किया है वो लोग भी इसकी तैयारी कर सकें। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जुड़ सकें इस क्लास से। आपकी पहली क्लास कल हमने स्टार्ट की थी जिसमें आपका पहला टॉपिक था मुख्य सेविका के कार्य एवं जिम्मेदारियां। आज आपका दूसरा टॉपिक है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ये आपका दूसरा टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे विवाह की। और ये चैप्टर जो है, जितने भी इसमें दिए गए हैं, जिन्होंने सोशोलॉजी पढ़ा है, समाजशास्त्र पढ़ा है, चाहे वो इंटर में ही पढ़ा हो या बीए एमए कुछ भी किया हो, तो उन्हें ये पता होगा अच्छे से। मैंने इंटर तक ही पढ़ा है समाजशास्त्र, उसके बाद नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे ही होता है। तो उससे हमने कुछ आपके लिए, जो अभी तो कोई बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आपको भी शायद अभी नहीं मिली होगी, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब तो आपका सिलेबस आ गया तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। पहले तो वैसे केवल क्वेश्चन आंसर की आ रही थी, जो भी आई थी 2-4, लेकिन अब जो आएगी आपके सिलेबस के अनुसार आएगी, तो आप लोग वही लीजिएगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। जब तक नहीं आ रही है तब तक हम अपने माध्यम से आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, इसका डिटेल यानी थ्योरी देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं आज विवाह। इसमें पहला ये रहेगा विवाह, उसके बाद परिवार पे बात करेंगे, फिर जाति, लिंग की असमानताएं और धर्म, भाषाएं, इन सभी पर बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे विवाह की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका विवाह। विवाह स्त्री और पुरुष को पारस्परिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। हाँ, इस चैप्टर से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफिनेशन पूछी जाएगी, यानी परिभाषा पूछी जाती है कि परिभाषा दी रहती है, उसमें 3-4 राइटर के नाम होते हैं, फिर आपको बताना होता है कि ये कौन से राइटर ने ये शब्द कहा है या ये परिभाषा कही है, तो आपको वो बताना होता है, उसमें से चुनना होता है। लेकिन जब तक आप डिटेल पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप कहाँ से बताएंगे। तो आप लोग अपने माध्यम से भी, अगर आपके पास बुक है समाजशास्त्र की, तो उसमें से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये चैप्टर जो भी आपके पास बुक है उससे इस चैप्टर को पढ़िएगा। नई बुक जो आएगी उसमें थोड़ा ही रहेगा, आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने भी समाजशास्त्र की पुस्तक पढ़ी है, चाहे वो इंटर की ही लेवल की क्यों ना हो, लेकिन आप पढ़िएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं क्या है विवाह का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ मैरिज। अगला तो इसमें बात करते हैं स्त्री पुरुष का संबंध आदिकाल से ही शाश्वत रूप से चला आ रहा है। वह पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है, यानी जो स्त्री है वह पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है और संसार के प्रत्येक भाग में हमेशा से दोनों को एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। संसार के विभिन्न भागों में और इतिहास में विभिन्न कालों में स्त्री पुरुष का संबंध या विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। विवाह को कहीं ठेका समझा गया है, कहीं धार्मिक संबंध, किसी स्थान पर वह कानूनी संबंध मात्र होता है। सबका अपना अपना मानने का तरीका होता है, हर देश में हर जगह थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा माना जाता है, कहीं पर कानूनी संबंध मात्र माना जाता है। तो सब जगह अलग अलग है। जैसे कुछ स्थानों पर केवल यौन संबंध मात्र ही माना जाता है विवाह को। इस प्रकार की धारणा विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है विवाह की। आगे देखेंगे विवाह का अर्थ भली बात समझने के लिए पहले उसकी परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।
यानी विवाह को समझने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी होगी या जाननी होगी उसके बारे में कि क्या जो हमारे मतलब विद्वान हैं उसके उन्होंने क्या समझा, इसे किस तरह इसे पेश किया है, किस नज़रिए से देखा है, उसे आप समझने के लिए आप परिभाषाएं देखिए पहले उनकी। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला यौन संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जिस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनके बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। इसमें जो है विवाह में एक या अधिक पुरुष या एक स्त्री या अधिक स्त्री के साथ जो होने वाला संबंध होता है यौन संबंध, उसके द्वारा इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त होती है इस विवाह को। और यह जो संगठन होता है संगठन के माध्यम से ही ज़्यादा कराया जाता है, तो उसमें जो है बच्चों के जो उनके द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों का भी समावेश होता है। यानी उनके द्वारा होने वाली जो संतानें होती हैं उनके कुछ अधिकार मिलते हैं उन्हें, और उनके प्रति जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके कुछ कर्तव्यों का समावेश भी होता है इसमें विवाह के द्वारा ही। आगे देखेंगे दूसरे राइटर हैं हावेल के अनुसार विवाह सामाजिक नियमों का जाल है जो वैवाहिक जोड़े के पारस्परिक रक्त संबंधी तथा बाल बच्चों व समाज के प्रति उनके संबंधों को नियंत्रित एवं परिभाषित करता है। ये काफ़ी अच्छी डिफिनीशन है, दोनों डिफिनीशन बहुत अच्छी हैं। कई डिफिनीशन थी, मैंने जो मुझे बहुत बेस्ट लगी वही हमने चुना है इसमें, तो दोनों ही अच्छी हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बस आपको राइटर याद होना चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि कौन से राइटर ने क्या कहा है। संक्षेप में विवाह समाज की वह मान्यता प्राप्त संस्था है जो स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों को व्यवस्थित करती है तथा जिसका उद्देश्य परिवार का स्थायी निर्माण करना तथा बच्चों का पालन पोषण करना है। संक्षेप में अगर विवाह को समझा जाए तो विवाह एक समाज की संस्था होती है, मान्यता प्राप्त होती है, यानी समाज द्वारा इसे मान्यता दी जाती है विवाह को, स्त्री पुरुष को, और वो एक साथ रह सकते हैं व्यवस्थित रूप से, और जिसमें परिवार का एक अस्थायी परिवार का निर्माण होता है तथा उनके जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनका पालन पोषण भी करना होता है इसके द्वारा ही। आगे देखेंगे विवाह का महत्व या उद्देश्य। विवाह का समाज शास्त्रीय महत्व या उद्देश्य निम्नवत है। ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर, ये व्यवस्थित होगा। पहले सही रहता है लेकिन जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर अब रहेगा अब व्यवस्थित यौन संबंध, यानी यहाँ पर देखेंगे डिटेल से विवाह का मौलिक उद्देश्य इसमें निहित होगा। काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बार बार। इसमें निहित यौन संबंधों को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए हम डिटेल से बता दे रहे हैं आपको। जैसे ही विवाह का मौलिक उद्देश्य इसमें निहित है कि इसकी सहायता से यौन संबंधों को व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सके। जैसे विवाह का मौलिक उद्देश्य होता है कि जो आप स्त्री पुरुष के बीच जो मेल होता है उसे व्यवस्थित रूप से किया जा सके, यानी सबकी मान्यता के अनुसार किया जाए, सबकी सहमति से किया जाए। विवाह एक ऐसी संस्था है जो समाज में लैंगिक स्वच्छता को समाप्त कर दी। स्वच्छता नहीं रहेगी, यहाँ स्वेच्छा रहेगी। लैंगिक स्वेच्छा को समाप्त कर दी है। इसके साथ ही विवाह संस्था का दूसरा उद्देश्य है कि इसके द्वारा स्त्री पुरुष के
यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्रदान की जाती है। मेन इसमें पूरा देखा जाए तो जो कह सकते हैं एक अनैतिक तरीके से लोग संबंध स्थापित करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए विवाह जो है विवाह नामक संस्था की स्थापना की गई है, जिसमें इसका उद्देश्य होता है, एक तो आपको मौलिक उद्देश्य जो इसका है कि यौन संबंधों को व्यवस्थित किया जा सके, और दूसरा है कि इस स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्रदान की जाए। ये मेन आपका यही मेन रहेगा, इसका मेन पॉइंट यही है, प्रदान की जाती है, यानी समाज के द्वारा और कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है विवाह के द्वारा। उसके बाद कोई आपको कुछ भी नहीं कहता, आप चाहे जैसे रहें पति पत्नी के रूप में, तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके पहले आप कुछ भी करते हैं तो उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आती हैं समाज के द्वारा, और वैसे भी कानूनी रूप से भी होता है। तो इसलिए सबसे इसके लिए विवाह नामक संस्था की स्थापना की गई है। विवाह के द्वारा युवाओं को बर्बर प्रवृत्तियों से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। आगे ये देखेंगे, दूसरी इसमें हेडिंग है प्रजाति की निरंतरता। विवाह का उद्देश्य प्रजात, ये वही प्रजाति है, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना है। यदि विवाह संस्था इस कार्य को न कर रहे तो सृष्टि का क्रम ही समाप्त हो जाएगा। यानी जो मानव समाज है वहाँ वो अपनी जो प्रजाति है उसे जिंदा रखने के लिए नई प्रजाति को उत्पन्न करती है, यानी संतानों को उत्पन्न करती है, तो उसकी क्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे आपके सबसे पहले दादा थे, फिर पापा हुए, अब आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, तो ये प्रजाति जो है निरंतर चलती रहती है, समाप्त नहीं होती विवाह के द्वारा। यही बताया गया है इसमें। आगे देखेंगे बच्चों की देखभाल। विवाह के अलावा भी स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को प्रजाति की निरंतरता को अस्थायी रखा जा सकता है। विवाह के बाद संतानें पैदा करना, उनके लालन पालन का उत्तरदायित्व निश्चिंत ही व्यक्ति पर रहता है, यानी जो व्यक्तित्व पर उत्तरदायित्व जो है वो व्यक्तित्व पर रहता है, और लालन पालन से संबंधित इन समस्या को समाप्त करने के लिए ही विवाह संस्था का जन्म। जैसे अभी अवांछनिक रूप से या कहते हैं जो मतलब जिनकी शादी से पहले हो जाते हैं, तो उस बच्चों को कोई पालन करने वाला नहीं होता, अच्छे से उसकी देखभाल करने के लिए नहीं होता, जबकि एक मतलब विवाहित व्यक्ति का जो बच्चा होता है उसका लालन पालन करने के लिए पूरा परिवार होता है। तो इसका पालन करने के लिए भी विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ, यानी वहाँ पर सभी तरीके से प्रोटेक्ट इसमें मिलता है विवाह के द्वारा ही। आगे देखेंगे मानसिक संतोष। विवाह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को मनमाना संतानोत्पत्ति और यौन संबंधों की अनुमति प्रदान करती है। विवाह काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत चेंज हो गई आज। यहाँ पर रहेगा व्यक्ति लैंगिक संतोष प्रदान करता है, यानी जो मानसिक संतोष एक होता नहीं है कि हर चीज़ की अपनी एक आवश्यकता होती है, तो ऐसे यौन संबंधों की भी एक आवश्यकता होती है, लैंगिक आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर विवाह के द्वारा ही ये अच्छे से, यानी इसकी मानसिक संतुष्टि मिलती है इसके द्वारा ही, विवाह के द्वारा ही। सामुदायिक लैंगिकता काफ़ी इसमें मिस्टेक हो रहा है, फिर से बताना पड़ेगा इसे, नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं
विवाह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को मनमाना संतानोत्पत्ति और यौन संबंधों की अनुमति प्रदान करता है। विवाह व्यक्ति को लैंगिक संतोष प्रदान करता है। यहाँ पर देखिएगा आगे, ये जो है आपका यहाँ पर रहेगा, विवाह जो है व्यक्ति को, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर रहेगा विवाह जो है व्यक्ति को लैंगिक संतोष प्रदान करता है। सामुदायिक लैंगिकता रहेगा, यहाँ पर सामुदायिक लैंगिकता से व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता है, अन्यथा वेश्यालय ही यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करके व्यक्ति को संतोष प्रदान करते। आदिम युग में सामुदायिक लैंगिकता से उभकर ही मानव समाज में विवाह नामक संस्था का विकास हुआ। यानी यहाँ पर सीधे बताया जा रहा है कि जो मतलब समाज में क्या होता है कि कुछ जैसे उसका नाम क्या लेंगे, वेश्यालय जो होता है जहाँ पर लोग जाते हैं वासना के लिए, तो अगर उससे ही संतुष्टि हो जाती तो व्यक्ति को आगे मतलब और भटकने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन इससे उबकर उससे उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई होगी, तभी तो उसने इससे उबकर विवाह नामक संस्था की स्थापना की। आगे रहेगा, थोड़ा मुझे बताने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। आगे देखेंगे आर्थिक सहयोग। आपको मेन चीज़ें इसमें ये देखना होगा जो पॉइंट में ही पूछा जाएगा। जैसे आपका उद्देश्य पूछा जाएगा, विवाह का महत्व एवं उद्देश्य। यहाँ पर मतलब हिंदू समाज या मुस्लिम समाज की बात नहीं की जा रही, सारे समाज की बात की जा रही कि विवाह का मुख्य उद्देश्य या महत्व क्या होता है। तो उसमें आपको हेडिंग पूछा जाएगा। यहाँ पर रहेगा व्यवस्थित यौन संबंध, दूसरा रहेगा प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, तीसरा एक रहेगा बच्चों की देखभाल और चौथा रहेगा मानसिक संतोष। बस यही पूछा जाएगा, आपका बीच का डिटेल नहीं पूछा जाएगा। और आगे रहेगा आर्थिक सहयोग होता है। आर्थिक सहयोग में बात करेंगे डिटेल से अभी हम थोड़ा। आर्थिक सहयोग के कारण भी व्यवस्था का विकास हुआ है, जिसमें व्यक्ति को पारिवारिक उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है। विवाह से परिवार की आर्थिक दशा भी मजबूत होती है। इसका कारण यह है कि पुरुष परिवार के बाहर काम करता है जबकि स्त्री परिवार के अंदर काम करती है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही बाहर कार्य कर रहा है, स्त्री भी कार्य कर रही है बाहर। तो दोनों को मिलाकर आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं एक परिवार को चलाने के लिए। तो वहाँ पर जब दोनों एक ही मतलब कार्य करेंगे, चाहे वो घर में ही रहकर स्त्री कर रही बाहर पुरुष कर रहा है, तो दोनों का एक कम्युनिकेशन बन रहा है, यानी संबंध बन रहा है परिवार को चलाने के लिए। तो विवाह के बाद ये सारी चीज़ें और अच्छे से करने लगते हैं, कुछ मतलब जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है, यानी वहाँ पर एक नए सदस्य का आगमन होता है तो थोड़ा परिवार में थोड़ा और भी ज़्यादा उसका वो मिलता है सपोर्ट। आगे देखेंगे विवाह का सामान्य स्वरूप। वैसे तो विवाह के प्रकार अलग अलग हैं, उसे बाद में बताएंगे। पहले सामान्य स्वरूप देखेंगे कि स्वरूप क्या होता है। पहला होता है एकल विवाह। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछे जाएंगे। एकल विवाह में एकल विवाह या एक विवाह में एक पुरुष या एक स्त्री एक ही पुरुष या एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है या कर सकती है एकल विवाह के अंतर्गत। यानी एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है, या फिर एक स्त्री हुई तो वो एक ही पुरुष से विवाह कर सकेगी, वो एकल विवाह कहलाएगा। बहु विवाह में मतलब होता है विवाह का वह स्वरूप रहेगा जिसमें सदस्यों की बहुलता होती है, वह बहु विवाह कहलाता है। जैसे एक पुरुष अनेक पत्नियां, एक स्त्री दो या दो से अधिक पुरुष, या एक पुरुष दो से अधिक स्त्री से वैवाहिक संबंध स्थापित करे तो वह बहु विवाह कहा जाता है। आगे देखेंगे द्विपत्नी विवाह। इसके अंतर्गत बहु विवाह के अंतर्गत आएगा द्विपत्नी विवाह। जब एक पुरुष एक ही समय में दो स्त्रियों से विवाह करता है तो वह द्विपत्नी विवाह कहलाता है। और जब बहुपत्नी विवाह कहलाएगा वह
जिसमें एक पुरुष जो है तीन या तीन से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। जैसे राजा महाराजा करते थे, नवाब वगैरह करते थे, एक साथ कई स्त्रियां रखते थे, वह बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। और बहुपति विवाह वह होगा जिसमें एक स्त्री जो है वह कई पुरुषों के साथ रहती है, विवाह करती है, तो वह बहुपति विवाह कहलाएगा। आगे वाले थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुई है लेकिन आगे नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। आज काफ़ी मिस्टेक हुआ है इसमें। विवाह के निषेध, ये तो विवाह का स्वरूप था, सामान्य स्वरूप, और विवाह के कुछ निषेध होते हैं, नियम होते हैं अपनी हर समाज में। तो विवाह की कुछ सीमाएं हैं जिनके अंदर ही विवाह संपन्न हो सकता है। संक्षेप में विवाह की निम्न सीमाएं हैं, जैसे देखिएगा, अंतर्विवाह शिक्षा और विज्ञान की प्रगति। अंतर्विवाह में देखिए क्या है, शिक्षा और विज्ञान की प्रगति ने इस विवाह को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। वैसे प्रत्येक जाति और वर्ग में एक ऐसी सीमा होती है जिसके अंदर ही विवाह किया जा सकता है। हिंदुओं में अंतर विवाह के संबंध में कठोर नियम है। अंतर विवाह का मुख्य उद्देश्य रक्त की शुद्धता को बनाए रखना है। इसमें रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा होती है। और दूसरा है आपका बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में भी कुछ सीमाएं हैं जिसके अंदर ही व्यक्ति विवाह कर सकता है। इसमें से बाहर की सीमाएं, इससे बाहर नहीं, यह सीमाएं निम्न है। जैसे आपका गोत्र विवाह हुआ। गोत्र विवाह में क्या होता है कि जो विवाह किया जाता है वो अपने ही गोत्र में किया जाता है, किसी अन्य गोत्र में नहीं किया जाता है, ये उसकी सीमाएं होती हैं। दूसरा है परवर विवाह। परवर विवाह में परवर विवाह में क्या होता है कि परवर का अर्थ होता है आह्वान करना, यानी परवर से पुरोहित व पूर्वजों का आभास होता है, जिससे धीरे धीरे इन पुरोहितों या यजमानों ने भी इसे स्वीकार कर लिया तथा वे पुरोहितों को परवर विवाह में नहीं करने लगे। या ब्राह्मणों में पाया जाता है, यानी परवर विवाह जो ज़्यादातर वो ब्राह्मणों में पाया जाता है। कल इसका हम डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खास नहीं बता पा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है पीडीएफ में। सपिंडक विवाह होता है, सपिंडक बहिर्विवाह। इसमें साधारणतः जो है वो दफ्तरी को स्वीकार किया जाता है, जैसे कानूनी तौर पर। या सपिंडक व्यक्ति वे होते हैं जो साथ साथ भोजन करते हैं। साधारणतः इसका अर्थ होता है निकट संबंधियों, रक्त संबंधी। जैसे क्या होता है कि अपने रिश्तेदार या जो भी निकट संबंधी हैं, रक्त संबंधी हैं, उनसे ही किया जाता है, तो वो सपिंडक विवाह कहलाता है। कल इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। आज काफ़ी प्रॉब्लम है, कल ध्यान रखेंगे। पीडीएफ कुछ अच्छी नहीं बन पाई, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। कल डिटेल से बताएंगे, फिर भी आप लोग देखते रहिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। आपको हेडिंग याद रखना है मेन चीज़, और ये जो बीच का इसे बस समझने के लिए हमने रखा है। ऐसे बताना चाहते तो हेडिंग के माध्यम से भी बता सकते थे, लेकिन हमने सोचा आपको पीडीएफ मतलब पूरा डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये जो है आपकी परिभाषा, इसे रट लीजिएगा, यानी आपको याद होना चाहिएगा कि किस राइटर ने, किस लेखक ने या किस विद्वान ने इसके बारे में बताया है, क्या बताया है, वो आपको होना चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक या दो जब आपका टॉपिक आया तो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ये तो है। और विवाह के टाइप भी पूछे जाएंगे, उद्देश्य भी पूछा जाएगा और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके लिए हम मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।